फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे फाइनली स्टूडेंट दरबार का सर सेशन नंबर 54 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब लास्ट सेशन में हमने मेरे ख्याल से जो आपका दिसंबर 19 वाला पेपर था ना, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके 2 क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट किए थे। इट मींस 40 नंबर का जीएसटी जो आपके एग्जाम के अंदर था ना, वो सारा हमने सोल्व कर लिया था। अच्छा, जो मेरा संडे को डाउट सेशन था उसमें से मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चे प्रोफेशनल के भी आए थे और उन्होंने इस चैप्टर में ना, मतलब जो हमारा पेपर चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन में बार बार मुझसे डाउट पूछा था। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ना लास्ट पार्ट था और मैंने वहां पे तो क्लियर कर दिया था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मे बी अगर आपके अभी भी डाउट्स होंगे बट आपने डाउट सेशन अगर अटेंड नहीं किया होगा ना, तो आपका मैं क्लियर कर दूं कि उसमें आपका ना ये वाला डाउट बार बार आया था कि सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आपने किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट आ रहा है कि जो आपने कहा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सर्विस बनेगा ना, इसके अंदर हमने इंस्टीट्यूट के आंसर चेक किए हैं तो इंस्टीट्यूट के आंसर में ना थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही, वो हमें आंसर सही नहीं लग रहे। और आपको मैंने डाउट सेशन के अंदर भी कहा था कि सर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन में काफी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बट सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा लॉजिकल आंसर होगा, जो हमारा बेस्ट आंसर होगा, उसके बेस पे हमें आंसर देके आना पड़ेगा। और अगर आपने घर जाके इसके आंसर भी खुद भी रीड किए हो ना, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि आंसर सफिशिएंट नहीं है। बट आपको मैंने पहले भी कहा था, इंस्टीट्यूट ने खुद हमें कहा है कि जो भी हम आंसर दे रहे हैं इसके अलावा इसके ऑल्टरनेट पॉसिबल हैं। मतलब जो भी आप आंसर लिख के आओगे ना, वो अपने अपना बेस्ट आंसर दे के आना है। आप ये मत सोचना कि अगर इंस्टीट्यूट ने इतना लिखा है तो मुझे भी इतना लिखा है, ठीक है ना। अगर आपने ध्यान देखा हो, देखो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे किया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। अब अगर आप चेक करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विदाउट कंसीडरेशन है, तो पैरा 1 जो हमने किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जो हमने शेड्यूल वन जो हमने किया था, उसका पैरा नंबर 4 जो हमने किया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में, तो चेक करो उसने आंसर में ना कहीं पर भी शेड्यूल 1 का पैरा 4 लिखा ही नहीं है। अब अगर आंसर में शेड्यूल 1 का पैरा 4 नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जाम में लिख के नहीं आना। तो सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम में विदाउट कंसीडरेशन का भी पॉइंट वहां पे लिख के आना है, उसके बेस पे हमें आंसर दे के आना है, ठीक है जी। तो काफी सारे बच्चों को तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। बाकी अगर आपके मन में अभी भी डाउट हो तो मैंने डाउट सेशन ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वो डाउट सेशन समझ सकते हो। बट अगर फिर भी डाउट आए तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, सर आपने अपना बेस्ट आंसर दे के आना है, ठीक है। इसके आंसर मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बता दिए थे, आंसर सेम वही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या थी, बच्चों को ये डाउट थे कि जो इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है वो कम मैटर लिखा है, तो क्या हमें उतना ही मैटर लिखना है, पूरा मैटर लिखना है। सर आपने पूरे प्रोविजन लिख के आने हैं, आपने अपना बेस्ट दे के आना है, बात खत्म, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात, अब कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखना जी। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 2A जो है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2A एक तो कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो हमें कंप्लीट करना है। तो बैलेंस जो हमारे 40 नंबर जीएसटी के बैलेंस बचे हैं, आज वो कंप्लीट करके दिसंबर 19 जो न्यू सिलेबस वाला पेपर था वो कंप्लीट कर देंगे। और फिर अगला सेशन जो होगा उसमें दिसंबर 19 में जो ओल्ड सिलेबस वाला पेपर बना था ना, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से रीड करो जी। क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल ए क्या बोल रहा है, वो ये बात कहना चाह रहा है, डिसाइड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी लॉ। मतलब ये ट्रांजैक्शन आपको बतानी है जीएसटी के लॉ के अंदर। सबसे पहला कह रहे हैं, व्हेन वुड ए डिस्काउंट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, विल सेकेंडरी डिस्काउंट इशू फॉर गुड सप्लाई बी रिड्यूस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो कहना चाह रहे हैं भैया डिस्काउंट माइनस कब होता है, और जो अगर आपका सेकेंडरी डिस्काउंट है तो क्या उसको माइनस करोगे, नहीं करोगे। अब ये सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर, नॉर्मली वो बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। एक बात मैंने सोच के बोला, आपने सेक्शन 15 किया होगा सर। सेक्शन 15 के अंदर मैंने कहा था कि जब भी आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वैल्यू आपकी जीएसटी में सेक्शन 15 के अंदर आती है। और मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 15 के ना 5 आपके सब सेक्शन थे जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। अगर आपको मैं थोड़ा बहुत याद करा दूं, 15(1) आपने किया होगा, 15(2) आपने किया होगा, 15(3) आपने किया होगा, 15(4) आपने किया होगा और 15(5) आपने किया होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(1) में 15(2) ऐड करेंगे, 5 आइटम ऐड करते हैं, 15(3) माइनस करेंगे, डिस्काउंट प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई वो माइनस करेंगे। 15(4) में आपका रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 तक आते हैं, और 15(5) में रूल नंबर 32 से लेके 35 तक आपके जो भी रूल्स होते हैं वो 15(5) के अंदर आते हैं।
तो इतना मुझे बोलना 15/3 जो आपने डिस्काउंट वाला किया था, डिस्काउंट दो तरह के होंगे, प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई डिस्काउंट में कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली माइनस होता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दो कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो और दूसरी कंडीशन बायर ने उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। तो सिंपल सी बात है, क्या हमें डिस्काउंट माइनस करना नहीं करना? आंसर इज यस। और ये माइनस करने के लिए किसने बोला है? 15/3 ने बोला है, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे लिख के आनी है। तो क्वेश्चन थियोरेटिकल है, आपको मैंने पहले भी कहा था थियोरेटिकल क्वेश्चन आप खुद भी रीड कर सकते हो, बट मैं फिर भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में दिसंबर 19 में जब क्वेश्चन बने थे ना, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि हमें लिखना क्या होता है। ठीक है जी, तो इसलिए बता रहा हूं, आप इसकी रीडिंग इसके आंसर से चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहां पे ध्यान रखना, डिस्काउंट हमें माइनस दोनों करने होते हैं, चाहे वो प्री सप्लाई डिस्काउंट हो चाहे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो, बस ये बात ध्यान दो। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लो जी, एक बार इसका आंसर यहां पे देख लेते हैं। लो जी, ये आपका देखो, ये देखो इन्होंने लिखा ना वही 15/3 पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे वो सारी की सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं। अच्छा, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज चार्जेबल सेपरेटली इन द इनवॉइस। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर इनवॉइस पे टीसीएस जो है इनकम टैक्स एक्ट में, या जो टीडीएस होता है इनकम टैक्स एक्ट का, अगर वो सेपरेटली मेंशन है, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये बात आपने इनकम टैक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, और ये बात जीएसटी के अंदर भी है कि जब भी आप जीएसटी में वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, तो टीडीएस और टीसीएस को कभी आप वैल्यू में ऐड नहीं करते। आपको मैंने पहले भी कहा था, फॉर एग्जांपल रेंट पर टीडीएस कटता है और रेंट पर जीएसटी भी लगता है, और बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पर टीसीएस इनकम टैक्स में है और वहां पर जीएसटी कटता है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जब भी हम जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी का ग्रोस वैल्यू पर लगेगा या टीडीएस और टीसीएस माइनस करने के बाद लगेगा? माइनस करने के बाद लगेगा। मतलब जब भी आप जीएसटी चार्ज करोगे ना, तो वैल्यू में जीएसटी ऐड करने के बाद, वैल्यू में सॉरी टीडीएस ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। टीडीएस माइनस करने के बाद, टीसीएस माइनस करने के बाद जो आपकी नेट वैल्यू निकल के आ रही है उस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है? क्वेश्चन के अंदर यही बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी अगर टीसीएस सेपरेटली मेंशन है। तो भैया टीसीएस को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पर जीएसटी लगाना है। बस ये बात ध्यान दो। एक बार चेक कर लो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, टीसीएस चार्ज अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वही बात मैंने आपको बोली है कि भैया टीसीएस जो है आपका नॉट इंक्लूडेबल होगा, इट मींस आपके वैल्यू में ऐड नहीं होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट टीडीएस का भी है और यही सेम कॉन्सेप्ट टीसीएस का भी है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपके एग्जाम में कितने नंबर के थे? ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के थे। अब सोच के बोलना, अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर के बन जाएं तो समझ में आ गया ना आंसर क्या लिख के आना है। मतलब पहले पूरा प्रोविजन लिख के आना है, बेस्ट प्रेजेंटेशन दे के आना, विद सेक्शन नंबर लिख के आना, और जितना हो सके ना उतना नीट एंड क्लीन लिख के आना। मतलब बिना बात के एग्जामिनर को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने को ओवर स्मार्ट समझते हैं, और खासतौर पे सीएस प्रोफेशनल के कई बार बच्चे, उनको लगता है कि एग्जामिनर पागल है। सर ये लाइफ में कभी मत सोचना, बिलीव यू, उसने बहुत सारे पेपर चेक किए हैं, वो पेपर देखते ही पहचान लेगा कि आपने आंसर क्या लिखा है। तो जितना हमें आता है उतना हमें लिख के आना है, उतना बढ़िया से लिख के आना है बस। मतलब जो हमारे दिल में बातें हैं ना, वो बेस्ट तरह से प्रेजेंटेशन देके आनी है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 5 नंबर का है। एक बार चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये भी क्वेश्चन आसान है। गंगा कंपनी लिमिटेड कमेंस, उसने बिजनेस किया 1 जुलाई 18 को, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 अगस्त 18 को, और फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 7 अगस्त 18 को। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? लो जी पहला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि भैया आप लाइबल हुए थे, बिजनेस कमेंस किया 1 जुलाई को, उसके आपने 30 दिन में, सोच के बोल देना, क्या 30 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन डाली है नहीं डाली? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपने 1 जुलाई को बिजनेस कमेंस किया और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 अगस्त को, तो अपने आप बोल दो क्या ये 30 दिन के अंदर है या नहीं है? 30 दिन के अंदर तो नहीं है। अच्छा, फिर अगर ग्रांट हुआ है 7 अगस्त को, तो अपने आप बोल दो अगर 7 अगस्त को मुझे मिले, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि भैया अगर आप 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं डालते, या अगर आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो इफेक्टिव डेट जो बनती है ना, फिर जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन इफेक्टिव बनती है, स्टार्टिंग से नहीं बनती। तो अपने आप बोल देना, अगर यहां पे इसने अपनी मर्जी से भी करवाया है, या लाइबल की बात भी करूंगा बट 30 दिन के बाद करवाया है, तो भैया सर्टिफिकेट मिला 7 अगस्त को, तो इफेक्टिव डेट जो बनेगी वो 7 अगस्त बनेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो पहला आंसर इतना बताओ मुझे, पहला आंसर नहीं बताओ कि सोच के बोल दो, अगर यहां पे 7 अगस्त हमारा आएगा तो 7 अगस्त वाले केस में हम क्या बनेंगे? 7 अगस्त को हम मानेंगे भैया इफेक्टिव क्या बन गया? रजिस्ट्रेशन। फिर वो कहना चाह रहा है
इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई 18 इफ हैड कमेंस बिजनेस ऑन द 20 जुलाई 18। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर 20 जुलाई 18 को बिजनेस कमेंस करता 1 जुलाई 18 की जगह, आपने आप बोल देना जी। अब अगर 1 जुलाई 18 की जगह अगर वो 20 जुलाई 18 को बिजनेस कमेंस करता, तो भैया 20 जुलाई 18 से क्या ये 5 अगस्त को एप्लीकेशन डाली, क्या वो 30 दिन के अंदर है या नहीं है? 30 दिन के अंदर है। और अगर 30 दिन के अंदर है तो फिर इफेक्टिव कब से बनेगा? कमेंसमेंट से। तो भैया कमेंसमेंट क्या है? 20 जुलाई को। तो कमाल की बात देखो, इन 3 लाइनों में उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए और ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के हैं। और आपको मैंने याद करो, मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था कि अगर 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दोगे तो इफेक्टिव बनता है स्टार्टिंग से, 30 दिन के बाद डालोगे फिर बनेगा जब से आपको सर्टिफिकेट मिला। तो पहला केस 30 दिन के बाद वाला है, उसमें इफेक्टिव बनेगा 7 अगस्त से। और दूसरा केस जो है वो 30 दिन के अंदर वाला है, तो फिर इफेक्टिव जो बनेगा ना वो 20 जुलाई से बनेगा। ऐसा करते हैं, पहले आंसर ही चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करना यहां पे देखो री, पहले केस में क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव कह रहे हैं। देखो री, पहले केस में कह रहे हैं 7 अगस्त, ठीक है जी। और दूसरे केस में क्या कह रहे हैं? 20 जुलाई। वही बात निकल के आ रही है। 20 जुलाई का मतलब जब से उसने बिजनेस कमेंस किया। आप खुद चेक कर लो, दोनों आंसर हमारे सही हैं। और ये दोनों आंसर उन्हीं बच्चों के सही होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में ये पॉइंट ध्यान से किया होगा। और ये पॉइंट मैंने आपको आईटीसी के चैप्टर के अंदर भी कराया था। याद करो सेक्शन 18 जब मैंने कहा था कि एक दिन पहले का स्ट्रोक चेक करते हैं, तो एक दिन पहले का स्ट्रोक चेक करते हैं, तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि किस दिन इफेक्टिव माने जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन तीनों लाइनों में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो पहले केस में क्या बन गया? 7 अगस्त। और दूसरे केस में क्या बन गया? 20 जुलाई। ये बात ध्यान दो। आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर वो कहना चाह रहे हैं गंगा कंपनी लिमिटेड इज एन ऑथोराइज्ड डीलर फॉर 2 व्हीलर व्हीकल। इट्स सेल टर्नओवर 125 lakh फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19। इट ऑल्सो प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर 7 lakh। इज इट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट लेवी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19? ठीक है जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं भाई, क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। और अगर सोच के बोलना, अगर वो कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा और उसने साथ में सर्विस भी देनी है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर गुड्स के साथ में सर्विस भी देगा तो जो भी टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर जो होगा वो उतनी सर्विस दे पाएगा। अब अगर 125 लाख रुपए की टर्नओवर है तो 125 लाख का 10% कितना निकल के आ रहा है? 12.5 लाख रुपए। तो भैया 12.5 लाख और 5 लाख हायर क्या बनेगा? 12.5 लाख। तो ये 12.5 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है, इससे ऊपर की सर्विस नहीं दे सकता। एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कह रहा है सर्विस वाले केस में तो 50 लाख की लिमिट थी ना। सर सर्विस वाले केस में 50 लाख की लिमिट तब है अगर मेरा काम सिर्फ सर्विस देने का हो। उसने क्या क्या बोला भैया? 2 व्हीलर का डीलर है, इट मींस गुड्स की सप्लाई कर रहा है, साथ में सर्विस भी देना चाहता है। तो अगर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता है फिर वो 10% वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो उसका 10% 12.5 लाख और 5 लाख हायर क्या बनेगा? 12.5 लाख रुपए, इतने तक की वो सर्विस दे सकता है। लो जी एक बार आंसर चेक कर लो। देखो ये वही प्रोविजन लिखा है 10% वाला, और देखो लिमिट आपकी 12.5 लाख रुपए है, तो भैया 12.5 लाख रुपए तक की वो सर्विस दे सकता है और ये एलिजिबल हो जाएगा कॉम्पोजिट स्कीम के लिए। ये आपका आंसर है। अब ये देखो एक क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे और ये तीनों क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। उसने सेम क्वेश्चन में कॉम्पोजिट स्कीम वाला कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया और सेम क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मिक्स कर दिया। आप समझ सकते हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बट ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सर, बिलीव में क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी सही तरह से अगर जीएसटी पढ़ा है और आपने क्लासेस प्रोफेशनल की पूरी सही ढंग से अटेंड की हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है री। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? लो जी अब जाके हमारे 10 नंबर पूरे हो चुके हैं आज की क्लास के। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन अब ये बात कहना चाह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी। अब आपको ये बताना है इनमें से जो सप्लाई दी हुई है क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, आपको ये बताना है। सबसे पहला सेल ऑफ कार विद वारंटी। आपने आप बोल दो गाड़ी सेल किया वारंटी के साथ, तो भैया गाड़ी सेल करना एक अलग है, वारंटी की सर्विस एक अलग है, बट दोनों एक साथ की हैं तो ये क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई है ना। आप मार्केट से जब भी गाड़ी लेके आओगे वारंटी मिलेगी, मार्केट से एसी लेके आओगे वारंटी मिलेगी, मार्केट से एलईडी लेके आओगे वारंटी मिलेगी। तो ये आइटम प्लस में वारंटी, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो पहला बन गया कॉम्पोजिट सप्लाई। सेकंड कहना चाह रहा है गिफ्ट पैक विद चॉकलेट्स एंड बुक्स। लो जी एक चॉकलेट्स एंड बुक्स का गिफ्ट आपने पैक कराया, तो ये सप्लाई कौन सी है? मिक्स सप्लाई है। बताओ गिरा हुआ क्वेश्चन। सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर विद पावर स्टेबलाइजर। आपने आप बोल देना रेफ्रिजरेटर के साथ पावर स्टेबलाइजर की सप्लाई की है, तो क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है। तो ये हमारा क्या बन गया? मिक्स सप्लाई। होटल एकोमोडेशन प्लस में ब्रेकफास्ट, ये बात तुमने क्लास के अंदर भी की थी। अगर होटल की एकोमोडेशन है प्लस में ब्रेकफास्ट की सर्विस है, ये सप्लाई हमारी कौन सी है? कॉम्पोजिट सप्लाई है।
आगे देखो, डॉक्टर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। डॉक्टर कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, साथ में मेडिसिन भी दे रहा है। आप नॉर्मली किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां से आपको साथ में मेडिसिन भी मिलती है, तो ये सप्लाई कौन सी है? कॉम्पोजिट सप्लाई है, ये सप्लाई कॉम्पोजिट बन गई। अब कई बच्चे इसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर ऐसा हर केस में नहीं होता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली आपको देखने को मिलता है और जो नेचुरल बंडल है ना, वो कॉम्पोजिट सप्लाई में आएगा और ये कॉम्पोजिट ही बनेगा, ऐसा लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है। आप अगर आर्ग्यूमेंट करोगे ना, तो केस आपका आगे चला जाएगा। बट देखने से हमें क्या लग रहा है, हमें एग्जाम में आंसर दे के आना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, इसमें 2 सप्लाई मिक्स सप्लाई है, बाकी सारी सप्लाई कॉम्पोजिट है। ठीक है जी। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्या हमें कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी? आंसर इज यस। आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बेस पे आपको आंसर देनी है। बट गलती से भी ना उसका ट्रीटमेंट मत बता के आ जाना। इट मीन आप ये मत लिख के आना, इसको हम ट्रीट करेंगे ये वाला, इसको ट्रीट करेंगे ये वाला। उसने बस आपसे ये पूछा है कि ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या ये वाली सप्लाई मिक्स सप्लाई है, बस ये बता दो ये सप्लाई है कौन सी। इसका टैक्सेशन में ट्रीटमेंट क्या होगा वो आपको नहीं बताना, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। तो ये वाली सप्लाई कॉम्पोजिट, मिक्स, मिक्स, कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट, ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। लोरी अब जाके हमारे 15 नंबर पूरे हो गए जी। 5 नंबर हमारे ये वाले पूरे हो गए। एक बार दोबारा से फटाफट से रिवीजन करवा दूं। यस सर। सबसे पहला डिस्काउंट वैल्यू में एक्सक्लूड करते हैं। यस, चाहे प्री सप्लाई हो पोस्ट सप्लाई हो, दोनों माइनस करते हैं। फिर क्या टीसीएस आपकी वैल्यू में ऐड होता है? नहीं। चाहे वो टीडीएस हो, टीसीएस हो, वो कभी भी आपका वैल्यू में ऐड नहीं होता, यह बात ध्यान देना। उसके बाद फिर यहां पे सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया 30 दिन में, ठीक है, तो उस केस में इफेक्टिव बनेगा स्टार्टिंग से। अगर एप्लीकेशन 30 दिन के बाद डाली है, तो जब वो सर्टिफिकेट ग्रांट होगा उस दिन से बनेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, पहले केस में 30 दिन के बाद डाली है तो जब सर्टिफिकेट मिला उस दिन से मानोगे। दूसरे केस में 30 दिन के अंदर डाली है तो जब उसने बिजनेस कमेंस किया उस दिन से मानोगे। और 125 लाख की टर्नओवर है, कॉम्पोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल है, रीजन मीन 150 लाख तक है। और क्या वो साथ में सर्विस दे पाएगा? यस दे पाएगा। कितने? 12.5 लाख रुपए तक की वो सर्विस दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, ये सप्लाई कॉम्पोजिट है मिक्स है? तो पहली सप्लाई कॉम्पोजिट, दूसरी सप्लाई मिक्स, तीसरी सप्लाई मिक्स, चौथी सप्लाई कॉम्पोजिट और पांचवी सप्लाई भी कॉम्पोजिट, ये आपकी सप्लाई निकल के आ रही है। तो ये हमारे 15 नंबर पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो री। अगला क्वेश्चन ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है री। इसके अंदर ना आपको मैं थोड़ा बता देता हूं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, एक ऑफिस आपने बनाया है। एक बार चेक करना क्या, चलो पढ़ लो। Tax mark of USA establish a liaison office in Mumbai for the purpose of liaising with the supplier for purchase of raw material. The purchase order or contract were entered into with the supplier directly by the head office. Liaison office does not enter any contract with any of the supplier. Payment were also made by head office directly to the supplier. The expenditure incurred by liaison office are reimbursed by head office. There is no amount excessively charged by liaison office to head office in the amount received by liaison office liable for GST as supply of service. Is the liaison office required to get registered under GST law? अब अगर आप इससे भी आसान पेपर मांगते हो ना, इससे भी आसान पेपर नहीं बन सकता। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला एक लाइजन ऑफिस खोला और जितने भी उसके खर्चे हैं वो सारा हेड ऑफिस रिइंबर्स करता है और उसके अलावा सिंगल पैसा भी वो चार्ज नहीं करता। और इस लाइजन ऑफिस का मेन काम क्या है? बस जो आपका ये वाला पर्सन है जो मटेरियल सप्लायर है उससे कॉन्टैक्ट बना के रखना, बाकी सारा काम हेड ऑफिस कर रहा है। तो सोच के बोलना कि लाइजन ऑफिस आपका एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है? आंसर इज नो। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना ना, अब या तो बच्चों ने 2 किया होगा या 2A किया होगा। जिन्होंने 2A किया ना उन्होंने पहले 3 क्वेश्चन तो सही कर दिए, इसमें दिक्कत आ गई। कई बच्चों ने क्या बोला, लाइजन ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अलग से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जीएसटी होगा, आईटीसी होगा। आप चेक करो सर, एक बात मुझे सोच के बोलना, जो लाइजन ऑफिस है उसका मेन काम आगे से मटेरियल लेकर या आगे से सर्विस लेकर आगे प्रोवाइड करवाना है क्या? और आपको मैंने पहले भी कहा था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो आगे से सर्विस लेकर उनका बेनिफिट आगे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस केस में लाइजन ऑफिस जो है उस पे जो उसने अमाउंट चार्ज किया अपने खर्चे का, उस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा और उसको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि जो उसके एक्चुअल खर्चे हैं सिर्फ वही चार्ज कर रहा है, उसके अलावा वो कमीशन चार्ज भी नहीं कर रहा।
और अगर कमीशन ही चार्ज नहीं कर रहा तो भैया एडिशनल कंसीडरेशन उसने लिया ही नहीं है, तो जीएसटी किस बात का। और जब ये केस स्टडी बच्चों ने पढ़ी, एक्चुअल में केस स्टडी नहीं है तो ये नॉर्मल केस है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट बच्चों को ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कई बच्चों ने बोल दिया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और कई बच्चों ने बोला पैसे चार्ज किए हैं, सर्विस की सप्लाई की है, जीएसटी लगेगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने जो उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं वही रिम्बर्स करवाए हैं, उसने एडिशनल कंसीडरेशन सिंगल पैसा नहीं लिया। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो वैसे ही नहीं बन सकता, क्योंकि भैया सर्विस की बात नहीं हो रही, मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अपने बोल दो क्या इसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप एक बार इसका आंसर देख लोगे, ये इसका आंसर है जी। लो जी, यहां पे आप एक बार देख लो, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अमाउंट रिसीव टुवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसको कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन्होंने केस लॉ का नाम रेफर किया हुआ है, एडवांस रूलिंग वाला। केस लॉ का नाम याद करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल केस है, नॉर्मल हमें आंसर दे के आना है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की कहीं पर भी बात नहीं हो रही, ठीक है जी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके पहले थे, ये 2A के, ये क्वेश्चन आप चेक करो, ये 20 नंबर के हमारे हो चुके हैं। बट इसमें सिंगल क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल नहीं है, बट मैं फिर भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, और जब हमारे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम के क्वेश्चन है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताने की, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। आओ जी, अगला भी यहां पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन हमारे जीएसटी का, क्वेश्चन नंबर 3। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में कितने नंबर का जीएसटी है? 5 नंबर, 10 नंबर, उसके बाद ये 15 नंबर, और फिर उसके बाद ये 20 नंबर। लोरी 20 नंबर का जीएसटी है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी था जब आपके एग्जाम के अंदर आया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब हमें करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 और 2A में से एक करना है, बट क्वेश्चन 3 और 1 कंपलसरी है। तो क्वेश्चन 1 भी आसान था, लास्ट सेशन में किया था। क्वेश्चन 2 भी आसान था, एक बार क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं कि अगर कंपलसरी के अंदर बना तो कितना मुश्किल बना। आओ जी देखो, इसका पार्ट नंबर है 5 नंबर में। ओए होए 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 सर, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? क्वेश्चन देखो जी, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट। कुछ भी नहीं किया, सेक्शन 17 पूरा पूछ लिया। सर आईटीसी के चैप्टर का ना सेक्शन 17 पूरा पूछ लिया। याद करो, सेक्शन 17 में अपॉर्शनमेंट और ब्लॉक की बात है। अगर मैंने एक सामान लिया, एग्जम्प्टेड में, टैक्सेबल में अपॉर्शनमेंट होगा, बिजनेस में, नॉन बिजनेस में अपॉर्शनमेंट होगा, ठीक है जी। उस केस में, ब्लॉक वाले केस में, मोटर व्हीकल हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, फूड बेवरेज हो गया, ठीक है जी। आपके जितने भी पॉइंट ब्लॉकेज के हैं और जो पॉइंट अपॉर्शनमेंट के, वो लिख के आने हैं। एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कह रहा है भाई 5 नंबर में, एक बार फटाफट सर को बोल दे कहीं सर आगे ना चल जाए। सर क्या इसमें वो रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 जो अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो क्या वो भी हमें लिख के आनी है? नहीं। उसने अपॉर्शनमेंट का तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो नहीं पूछा। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है ब्रीफली एक्सप्लेन। इट मीन सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दो कि अपॉर्शनमेंट कहां होता है और ब्लॉकेज कहां पे है, और डिटेल में नहीं, ब्रीफली। तो ये 5 नंबर में जितना रेलिवेंट होगा वही लिख के आएंगे ना। ब्लॉकेज वाले में 5 या 8 पॉइंट लिखा ना, और अपॉर्शनमेंट में वही बिजनेस, नॉन बिजनेस, एग्जम्प्टेड, नॉन एग्जम्प्टेड, वो वाला पॉइंट लिख के आना है। तो अगर सेक्शन 17 के कम से कम 8 से 10 पॉइंट आप लिख के आओगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और बताओ चाहते क्या हो? और एक क्वेश्चन कंपलसरी के अंदर आया है, और बच्चा कह रहा है पेपर मुश्किल आया है। अब मुझे नहीं पता उसने जीएसटी कैसे पढ़ा था। सर बिलीव मी, मेरा दिल ये बात कह रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान का मंदिर मेरे सामने है। 60 नंबर का जीएसटी न्यू सिलेबस में ना, 60 नंबर का जीएसटी न्यू सिलेबस में बिल्कुल आसान आया था। और आप खुद देख लो, पेपर आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता दिसंबर 19 में अगर कोई बच्चा बैठा है, वो खुद समझ सकता है कि सर वो 3 घंटे में जो गलतियां होती है ना, वो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हमें बाहर आके पता लगता है। और अभी भी टाइम है, 25 दिन पड़े हैं। जितनी मिस्टेक्स एग्जाम में हो सकती हैं अभी कर लो। इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं डेली शाम को। आज तक मैंने सीएस प्रोफेशनल के लिए, मेरी पूरी फैमिली जानती हो कि जो बच्चे स्टार्टिंग से यूट्यूब पे जुड़े हैं, मैंने कभी इतने लेक्चर सीएस प्रोफेशनल के लिए कभी डाले ही नहीं यूट्यूब पे। बट इस बार आपकी सेवा कर रहा हूं, और आपका प्यार है ये जो मुझे डेली यहां पे लेके आ रहा है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करवानी है प्रोफेशनल वाले बच्चों की। क्योंकि उनका कहते थे ना, वो पंजाबी में कहते हैं, वो उलाना देते हैं। उलाना का मतलब हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं हो, और उनको ये नहीं पता उनको दिल से कितना प्यार करता हूं।
तो आपने सारे क्वेश्चन सही तरह से पढ़ के जाना, जितनी गलतियां हैं अभी करके जाना, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। आपने इस पर सीएस बनना है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन 17 आपको लिख के आना है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन आप खुद देख लो कितना मुश्किल क्वेश्चन आया है। स्टेट विद द ब्रीफ रीजन, छोटे छोटे रीजन देने हैं, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दोबारा ट्रू फॉल्स आ गया, दोबारा ट्रू फॉल्स आ गया। आप चेक करो, वही एमसीक्यूज बेस वाले क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो जी क्वेश्चन क्या है। व्हेन द रिफंड इज इशूड बियॉन्ड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, इंटरेस्ट इज पेबल 8%। झूठ बोल रहा है। आपने बोल दो 60 दिन में अगर रिफंड नहीं आएगा तो क्या इंटरेस्ट 8% मिलेगा? सर 6% मिलेगा। और अगर केस अपील वाला है तो 9% मिलेगा। 8% का तो कोई रेट ही नहीं है। तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सर झूठ बोल रहा है। पहला हमारा आंसर आ गया फॉल्स। दूसरा, फाइनल रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड विद इन 3 मंथ टू ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आंसर इज यस। याद करो, जो आप फाइल करते हो जीएसटीआर 10, याद आ रहा है, फाइनल रिटर्न कैंसिलेशन के टाइम पर और सरेंडर के टाइम पर विद इन 3 मंथ के अंदर फाइल करते हो ना, तो क्या बोल रहा है? 3 महीने के अंदर फाइल करनी है। बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे, Commissioner can grant time limit for payment of GST liability in maximum of 20 installment for the self-assessed tax shown in the GST return as per section 80। सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। याद करो डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप दोषी करार हो चुके हो, आपको पेमेंट करनी है, अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बना सकती है। उसने बोला 20 इंस्टॉलमेंट, 20 बनेंगे या 24 बनेंगी? 24। तो कह रहा है 20 है। सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। आंसर फॉल्स आएगा। 24 इंस्टॉलमेंट बन सकती है। आगे देखो, अंडर सेक्शन 10 कॉम्पोजिट स्कीम वाला, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बात तो 20 तारीख है नहीं, और दूसरी बात अब क्वार्टरली रिटर्न नहीं जाती है, मंथली जाती है। बोल दो नालायक को, मंथली जाती है एनुअली जाती है? एनुअली। मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा आप हाँ हाँ करोगे क्या? आप मुझे एक बात बताओ, कॉम्पोजिट स्कीम वाले में अमेंडमेंट मैंने कराई थी कि पहले जीएसटीआर 4 क्वार्टरली जाती थी, अब जीएसटीआर 4 एनुअली जाती है। और कब जाती है? साल खत्म होने के 30 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अपने बोल देना 20 तारीख को, 30 तारीख को, 30 तारीख को। क्वार्टरली, एनुअली, एनुअली। तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। रेंडरिंग सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जाम सर्विस। आंसर इज यस। ये तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला। याद करो 52A जो हमारी एंट्री होती है एग्जामिशन की, एग्जाम्ट होता है। तो बताओ ये पांचों क्वेश्चन में था क्या? झूठ मत बोलना। अगर ये मैं ना कराता आप खुद भी कर सकते थे, बट मेरे कराने से थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अगर एग्जाम में दोबारा से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोबारा बोल दूं, पहला फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है। सर एक बार आंसर दिखा दो। ये लो आंसर देख लो जी। पहला हमने क्या पढ़ा है? फॉल्स, फिर हमने पढ़ा ट्रू, फिर हमने पढ़ा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। आपके सामने आंसर है जी, ठीक है जी। ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए ये वाले। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा पूरा एग्जामिशन का है, जो एग्जामिशन की लिस्ट है ना। अच्छा, कई बच्चे कमेंट बॉक्स पे इतना डाल रहे हैं, डेली बेस पे उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया, सर एग्जामिशन की लिस्ट दे दो, एग्जामिशन की लिस्ट करवा दो। आपको मैंने कहा था सर अभी मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं आपके क्वेश्चन बैंक पे भी लगा पड़ा हूं, इस पे भी लगा पड़ा हूं, और ये आने से पहले कम से कम मुझे 1 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है, सारा रिवाइज करना पड़ता है, फिर मैं यहां पे आता हूं। अब एक बार जैसे मेरा जीएसटी खत्म हो जाएगा ना, मैं आपके साथ के साथ एग्जामिशन के भी नोट्स तैयार करने में लग चुका हूं, ठीक है। तो आप मुझे बार बार मत बोलो, मुझे ना फिर गिल्ट फील होता है, मुझे बुरा फील होता है कि मैं आपके लिए कुछ काम कर नहीं रहा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा एग्जामिशन की बना के डाल दूं। बट एक बार जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा है, ठीक है, वो एक बार जरूर रीड कर लो, क्योंकि उसमें ना एंट्री खुद ही याद करनी है। मैं इंपॉर्टेंट एंट्री करवा सकता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, बट एक बार आप फिर भी खुद पढ़ के चलो, ठीक है ना। कोशिश पूरी करूंगा कि आपके एग्जामिशन की बना के डाल दूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, पूरा का पूरा 5 नंबर का है, एग्जामिशन का है। देखो जी, पहला लॉजिंग एकोमोडेशन विद रूम टैरिफ 900 पर डे। पहली बात तो अब यहां पे टैरिफ वर्ड नहीं होगा, क्या वर्ड आएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। और दूसरा 900 रुपए पर डे। याद करो ये पॉइंट अभी हमने किया भी था, अगर 1000 या उससे कम का किराया है या 1000 या उससे कम की वैल्यू है तो जीएसटी एग्जाम्ट है, तो 900 रुपए पर डे। एंट्री नंबर 14, ठीक है जी, एग्जाम्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्ट हो गया। एसकेटीएन कंपनी ट्रांसपोर्टिंग टेक्सटाइल गुड्स थ्रू इसेम
ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय पेइंग 700 पर बंडल एंड सेंडिंग 10 बंडल 31 मार्च 19। ठीक है जी, एक एंट्री नंबर 21 है आपकी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और अगर सिंगल कंसाइनी है तो उस केस में आपको पता होगा 750 रुपए तक अगर वैल्यू है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। तो अगर यहाँ पे भैया 700 बंडल है, एक बंडल 700 रुपए पर बंडल है और 10 बंडल है, तो कितनी वैल्यू हो गई? 7000 हो गई ना। तो भैया 7000 हो गई, 750 से ऊपर है तो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। आपको मैं दिखा भी देता हूं एंट्री नंबर 21। ये लो जी, ये एंट्री नंबर 21 है, ये देख लो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है रे, और यहाँ पे आप चेक कर लो, देखो ये सिंगल कैरिज है, डज नॉट एक्सीड 1500, और यहाँ पे सॉरी 1500 रुपए, और वेयर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 रुपीज। देखो 1500 और 750 ये दो लिमिट है ना, तो यहाँ पे इतना बोल देना, यहाँ पर लिमिट कितनी आ रही है? 7000 रुपए की ना, तो एग्जम्पशन है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। एक बार इसका आंसर भी चेक कर सकते हो आप। देखो ये पहला 1000 या उससे कम है, एग्जम्प्ट हो गया। दूसरा 7000 है और लिमिट कितनी है? 750 रुपए सिंगल कंसाइनी की लिमिट है, और यहां पे कितना है? 7000 रुपए, तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। अगला देखो जी, अगला क्या है? अगला है नेशनल पार्क कलेक्टिंग 200 रुपए पर पर्सन एंट्रेंस फीस। हाँ जी, नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस आप सब जानते हो एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 79, एंट्री नंबर 79 आपको मैं दिखा दूं, नेशनल पार्क की जो भी एंट्रेंस फीस होती है आपकी जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है, उस पर कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं होता। ये लो जी, एंट्री नंबर 79, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू नेशनल पार्क। दिख रहा है जी आपको? सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू नेशनल पार्क, ये सारी सर्विस क्या है? एग्जम्प्ट है, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? एग्जम्प्ट। एंट्री नंबर 79। अगला, मुथु लैब इज ए पैथोलॉजिकल लैब ओन बाय मुथु। ही इज पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी, ही कलेक्ट फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड। आपने बोल देना हेल्थ केयर सर्विस, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 74 में ये सर्विस एग्जम्प्ट है, इस पे सिंगल टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं। अगला, सेमी ट्रांसपोर्ट कैरीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, फ्रॉम टूर्मिक, फ्रॉम कहां से कहां तक है? टूर्मिक फ्रॉम विलेज टू टाउन मार्केट बाय द चार्जिंग 2000 पर डे पर पर्सन। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो एंट्री नंबर 20 और 21 दोनों तरह से एग्जम्प्ट है, चाहे वो बाय रोड हो रही हो, चाहे बाय रेल हो रही हो, चाहे बाय वेसल हो रही हो, कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, एग्जम्प्ट है आपकी। तो एंट्री नंबर 20, 21 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है। तो देखो ये पांचों क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिशन के हैं। ठीक है जी, आपको मैंने पहले भी कहा था 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक की एग्जामिशन बनती ही बनती है। ठीक है, तो बच्चा एग्जामिशन लिस्ट छोड़ के जाएगा, ये सोच के जाना 100% कि आप 5 नंबर तो छोड़ के जा रहे हो। ठीक है जी, तो जो मेरा लास्ट बैच था उसके अंदर तो मैंने कहा था कि एक बार खुद रीड कर लेना, बट इस बैच के अंदर मैंने लेक्चर लगाए हैं और मैंने करवाई भी है, तो पुराने बच्चे भी टेंशन मत लें, नए बच्चों को तो पता ही है, उन्होंने कर भी ली होगी, और जो बाकी यूट्यूब वाले बच्चे हैं पूरी कोशिश करूंगा कि वही सेम 2 लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूं या मैं अलग से रिवीजन करवाने के लिए यहां पे आ जाऊं, बट उससे पहले आप अपनी तैयारी पूरी करके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे अगर मैंने कमिटमेंट की है तो मैं पूरी कोशिश भी करूंगा कि मैं पूरी कर दूं। ठीक है, लो जी, लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, अब इसको पैकअप करें फिर। लास्ट क्वेश्चन ये है, बद्रीनाथ फिल्टर लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल एयर फिल्टर इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ए कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट of air filter to replace under warranty at various client location in Ahmedabad, Gujarat. The value of consignment declared in delivery challan accompanying the goods is 52,000. Badrinath Filter Limited is a view. The price Badrinath Filter Limited of the view that since the movement of goods of Gujarat is caused due to reason other than supply, e-way bill is not mandatory required to be generated in this case. You are examining whether aforesaid view is correct. क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक पार्ट हमें रिप्लेस करना है और वो वारंटी के अंदर रिप्लेस करना है, उसकी वैल्यू 52,000 रुपए है। तो अभी इस गुड्स का मूवमेंट होगा तो क्या उसके इसमें ई-वे बिल काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट वारंटी के अंदर भेजा जा रहा है, ये सप्लाई में कवर नहीं है। और अगर ये सप्लाई में कवर नहीं है तो क्या ई-वे बिल कटेगा? कई बच्चे कह रहे हैं नहीं कटेगा, क्योंकि ई-वे बिल तब कटता है जब सप्लाई 50,000 से ऊपर की हो। सर क्लास के अंदर मेरा गला थक गया था,
और मैंने इतना जोर लगाया था कि ई वे बिल जो है ना वो सप्लाई पर नहीं है, मूवमेंट पर है। इट मींस अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो सप्लाई में कवर हो या ना हो, अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी ना, ई वे बिल काटना पड़ेगा। याद करो, आपको मैंने बताया भी था कि प्रिंसिपल अगर जो वर्कर को सामान भेजेगा तो वो सप्लाई में कवर नहीं है, बट ई वे बिल कटेगा। वही सेम केस यहां पर है कि अगर वारंटी के लिए मैं सामान भेज रहा हूं और 52,000 का है, तो चाहे वो सप्लाई में कवर ना हो तो भी ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। तो बताओ, क्या ये जो वो ये बद्रीनाथ कह रहा है कि भैया ये सप्लाई में तो कवर नहीं है तो मैं ई वे बिल इस केस में जनरेट नहीं करूंगा, तो क्या ये बात सही है, गलत है? गलत है। ई वे बिल काटना पड़ेगा, क्योंकि ई वे बिल का लो मूवमेंट के ऊपर चलता है, ई वे बिल का लो सप्लाई के ऊपर नहीं चलता। तो भैया सप्लाई में कवर हो या ना हो मैटर वो नहीं करता, मूवमेंट में अगर कवर हो चुका है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं आंसर। ये देखो, आप खुद भी रीड कर सकते हो। देखो, वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, चाहे वो सप्लाई है चाहे वो अदर देन सप्लाई है, तो भी आपको ई वे बिल काटना पड़ेगा। और देखो यहां पे लिखा भी है, यहां पे क्या लिखा है, इवन इफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कोज्ड ड्यू टू रीजन अदर देन सप्लाई, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। और जो वो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो सही नहीं बोल रहा, उसकी लाइन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आया था। तो सर फाइनली वही हमारा आधा घंटा ही लगा है, तो आधे घंटे के अंदर हमने आज 40 नंबर का कर लिया। और लास्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे, और आज के तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं आज का सेशन आपको ये बोलने वाला था कि आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल नहीं थे, सिर्फ पढ़ने थे। बट फिर भी मुझे लगा नहीं, मुझे बताने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपने मुझसे अभी क्लियर करना है सर। जैसे सेशन खत्म होगा एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो, ठीक है जी, एक बार फिर क्वेश्चन देखो, फिर कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। बट अगला पेपर जो मेरा होगा अब सीएस प्रोफेशनल का, जो ओल्ड सिलेबस का था ना, ओल्ड सिलेबस का, उसके अंदर जो जीएसटी के क्वेश्चन आए थे वो मैं कराऊंगा। और कमाल की बात देखो, सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में एग्जामिनेशन लिस्ट उनके मॉड्यूल में दी नहीं हुई, बट इस बार मैंने आपको बताया है उन्हें करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन लिस्ट में से आपको दिखाऊंगा उनके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन बने थे। अब जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कह रहे थे ना कि पेपर मुश्किल है, उन्हें मुश्किल पता क्यों लगा? क्योंकि एग्जामिनेशन लिस्ट पढ़ के नहीं गए और एग्जामिनेशन लिस्ट में से क्वेश्चन आ गए थे। तो इस बार मैंने अपने बैच के अंदर ही बोला है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, भाई मॉड्यूल में दें या ना दें, करके जाओ। क्योंकि सर भरोसा इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है और आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन लिस्ट ओल्ड सिलेबस वालों को भी करनी है, ये मैं उन्हें दिखा दूंगा। अब अगला पेपर कराऊंगा ना, उनका ही 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन लिस्ट में से बने हुए हैं, इसलिए पेपर आपको मुश्किल लगा था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान थे, एग्जामिनेशन वाले मुश्किल लगे होंगे, बट घबराना मत, मैं यहां पे सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अगला पेपर दिसंबर 19 का ही करेंगे, ओल्ड सिलेबस वाले का करेंगे, बट सब बच्चों ने आना है, क्योंकि भैया जीएसटी सब में सेम है। क्या पता उनके एग्जाम का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर बन जाए, और क्या पता न्यू सिलेबस वाला ओल्ड सिलेबस के अंदर बन जाए। तो मैं करने सारे ही हैं, चाहे वो न्यू सिलेबस का हो ओल्ड सिलेबस का हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी। तो अगले सेशन में उम्मीद करता हूं एक ही सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, क्योंकि उनके एग्जाम में 40-45 नंबर का ही आता है, तो 40-45 नंबर तो एक लेक्चर में ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम करेंगे जून 19 का, फिर जून 19 के बाद ना फिर मैं इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैं भी इनकम टैक्स पे आ जाऊंगा, जीएसटी की बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब आप खुद और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस मैंने करवा दी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बस जून 19 मुझे लास्ट पेपर करवाना है, उसके बाद फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे जीएसटी की, फिर मैं इनकम टैक्स पे आ जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे सारी प्रैक्टिस करवा के भेजनी है, ताकि जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाओ ना, आपके दिल में कोई डर ना हो, आपको बस ये लगे भैया मुझे एग्जाम देखना है और अपना बेस्ट देके आना है। ठीक है, चलो जी, बाकी अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे जी। ठीक है, एक बार दोबारा से रीड कर लेना, और इसमें कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में हो प्लीज मुझसे पूछ लेना, बट एक बार पहले खुद ट्राई करना, एक बार सारे नोट्स एक बार चेक कर लेना, उसके बाद फिर मुझसे डाउट पूछना। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की तरह एकदम डाउट पूछने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। एक बार पहले खुद देखो, खुद एनालाइज करो इसका आंसर में क्या हो सकता है, और फिर मुझे क्या लिख के आना है, फिर कोई डाउट आ रहा है फिर आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 80 मार्क्स का जीएसटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम शाम को 7 बजे। ठीक है जी, सीएस प्रोफेशनल का ही पेपर होगा, दिसंबर 19 का ही होगा, और जीएसटी का होगा। सब बच्चे यहां पर मिलेंगे और सबने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उससे पहले आप एक बार खुद सोल्व करके आ जाओ, फिर मैं यहां पे करवा दूंगा। ठीक है, चलो
बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय बाय, लव यू सो मच जी। और प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ, क्योंकि आपके जो भी प्रोफेशनल के नोट्स होंगे वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, टेक केयर।